बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज सियासी फ्रंट पे शहबाज शरीफ साहब से फारूक सत्तार साहब की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल में आप जानते हैं कि MQM एक ऐसी जमात है जो मुल्क की इत्तेहादी जमात है, लेकिन उसके बहुत सारे सेक्शंस हैं और वो इकट्ठे होने की अब कोशिशें हो रही हैं कराची में। तो ज़ाहिर है इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है पूरे, अगर हम सिनेरियो की बात करें। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि आगा सिराज दुरानी साहब जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, वो गिरफ़्तार हुए आज और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तदा की हुई थी और ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जी कि आप नैब के सामने सरेंडर करें। तो ये गिरफ्तारी अब एक और हो गई। पीपल्स पार्टी पहले ही नैब के ऊपर काफ़ी अपना एक एग्रेसिव रखती है मौक़िफ़, तो देखेंगे कि ये कैसे होगा। बहरहाल उनका केस भी एसेट्स बियॉन्ड मीन का है। और इसके अलावा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या जो सियालकोट में हुआ, श्रीलंकन नेशनल एक मैनेजर थे एक फैक्ट्री के, और उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा कर मुबैना तौर पर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, उनको कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी से। और बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग किस्म के वीडियोज़ और विजुअल्स या सोशल मीडिया पे सरफेस हुए हैं। CM ने, पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और हम वी आर होपिंग कि जो इस सारे मामले में जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ाएं होंगी। बहरहाल पाकिस्तान का इमेज इस तरह के वाक़यात से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आज का मौजू जो हमारे प्रोग्राम का है वो इस सियासी माहौल से ज़रा हट के है। हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से एक मिनी बजट और उसके ऊपर अपोजिशन का एहतजाज भी सामने आया। अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं। रिकॉर्ड आपकी नज़र में है कि दरामदात हो गई, और इसी तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और ऐसे में जो टैक्स कलेक्शन का सारा मामला है, वो FBR की परफॉर्मेंस क्या होनी है, वज़ीर आज़म साहब ने जो वादे किए थे वो वादे कब पूरे होंगे, ये सब सवालात ही सवालात हैं और जवाब किसी के पास नहीं है कि मुल्क की मईशत अब किस डगर की तरफ जा रही है। एक जो बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत सेलिब्रेटेड जो वादा है इमरान खान साहब का, वो सस्ते घरों का है। और सस्ते घरों की स्कीम को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं और PTI उसको बड़ा प्रेज़ भी करती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो अभी FBR की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने जो वैल्यूएशन की है प्रॉपर्टी की 40 बड़े शहरों में, और जितना टैक्स बढ़ा दिया गया है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके ऊपर जो बिल्डर्स हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के लोग हैं वो भी हैं। और फिर साथ ये भी कहा गया जी कि FBR से हो के थ्रू प्रॉपर चैनल आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो कैसे रजिस्टर्ड होंगे, कैसे नहीं होंगे, कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कितने लोगों की रोज़ी रोटी से मुतासर होगी, ये वो सवालात हैं जो हम आज के प्रोग्राम में अपने बहुत ही रेलेवेंट और एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। सलमान शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं रफ़ी ग्रुप के। इम्तियाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद। शेखानी साहब बहुत मशकूर आपके जी, आपने हमें वक्त दिया। और नासिर महमूद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब जो हैं वो जो गोंदल मार्केटिंग एसोसिएशन है उसके चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया जी। और हम अगर गुफ्तगू का आगाज़ में शेखानी साहब आपसे पहले करूं, फिर शाह साहब से हम जवाब लेंगे। आपके ख्याल में एक तरफ सस्ते घरों की स्कीम्स हैं, गरीबों के लिए घर बनाने की चीज़ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरिये की कीमत कहाँ चली गई, सीमेंट महंगा हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, और फिर इस तरह के टैक्सेस आने का क्या इम्पैक्ट होगा इस सारे सिनेरियो पे? देखिए, एक विजन था प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर ने जितनी वक्त इस इंडस्ट्री को दिया है, मैं समझता हूँ किसी ने भी नहीं दिया होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और वो कॉन्सेप्ट था कि गरीब आदमी को घर मिल जाए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को डिजाइनिंग उस तरीके से होनी थी कि आपकी जो भी प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए कॉन्स्टेंट होती। अगर इस तरीके से चेंज आएगा तो वो हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो गई कि इन चीज़ों पे जो एक सोच है प्राइम मिनिस्टर की वो बन नहीं सकती। ऑलरेडी आबाद ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है कि स्टील पे किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, ड्यूटीज कम कर सकते हैं, सीमेंट पे किस तरह कर सकते हैं, इम्पोर्ट जो एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज लगी हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए, ताकि
आप प्राइस इस तरीके से लेके आए ताकि ये जो विजन है वो कंप्लीट हो प्राइम मिनिस्टर का, आम आदमी को घर मिल सके। और घर आज भी हम शुरू करेंगे तो एक दिन में नहीं बनता, इससे मिनिमम 2 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर। तो ये टाइम शेड्यूल होता है, लाखों घरों की बात हो रही है, एक घर की बात नहीं हो रही। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, उसको उस हिसाब से सेट की जाती है। तो और लेकिन इसका रिजल्ट ये आया कि लो कास्ट हाउसिंग तो नहीं, लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा जो जीडीपी में चेंज आया उसकी भी वजह यही थी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज हुई है। पंजाब में बहुत तेज हुई, केपी में बहुत तेज हुई, सिंध में कम हुई एज कम्पेयर टू जो होनी चाहिए। कुछ अप्रूवल्स के इश्यूज थे। तो मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी तो हुई है, लेकिन लो कास्ट हाउसिंग पे वो कॉन्सेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर का था वो मुझे नहीं लगता इस वक्त बनता हुआ। ठीक है, इम्तियाज साहब आपकी क्या राय है? ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हुआ, नए टैक्सेस लग गए और फिर जो शरह है टैक्सेस की वो एक बहुत एब्रप्ट हमें रेज होती हुई नजर आती है। आप भी इससे एग्री करते हैं कि ये बहुत एब्रप्ट है, या कोई स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन होती है, कहीं आइडिया फ्लोट होता है, ये अचानक से नोटिफिकेशन आने को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल कर देती है ये चीज़ और उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। बिकॉज डेवलपर आज बेच रहा होता है आज की प्राइस को कंसिडर करके, नॉर्मल 5-7-8% इन्फ्लेशन रख के तो वो अपनी प्राइस निकाल के तो बुकिंग कर रहा होता है। बट जब इस तरह की इन्फ्लेशन आ जाए, यहाँ 50% प्राइसेस बढ़ गई चीज़ें की, तो वो डेवलपर जो है वो लॉस पे भी नहीं डिलीवर कर पाएगा। सो उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। कल ही ये एफबीआर की खबर के साथ कोई 21 पॉइंट अपना नीचे आया है, आपका स्टॉक 21 पॉइंट नीचे आया। तो आप ये सोच लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। फिर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पिछले 2-3 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी बातें की हैं रियल एस्टेट पे। और रियल एस्टेट को आपने देखा कि मेजर मुल्कों सिटीज़ में चल भी पड़ा। अब चलते चलते चीज़ को कल से एक स्टॉप लग गया और लोग परेशान हो गए कि अब जो बायर था वो सेलर बन गया और प्राइसेस खड़ी हो गई प्लॉट्स की, बल्कि नीचे आनी शुरू हो गई हैं। सो ये इस तरह की अब्रप्ट रेज ऑफ प्राइसेस और चेंज ऑफ पॉलिसीज़ रनिंग बिजनेस को बहुत ख़राब करती है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या आपको लगती है? आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखें, एक तो बड़ी सिंपल फर्स्ट वजह यह है कि इंटरनेशनली प्राइसेस चीज़ों की बढ़ गई हैं। ये तो पहली बात है। ऑयल, कोला एंड एवरीथिंग, फ्रेट, हर चीज़ बढ़ गई इंटरनेशनली। इसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई तल्लुक नहीं है इंटरनेशनली। बट गले इनके पड़ गई, इल्ज़ाम इन पे आ गया बिकॉज दे आर सिटिंग इन द कंट्री। अच्छा, उसके साथ पाकिस्तान में उसका इफ़ेक्ट आया, फिर वैसे भी इफ़ेक्ट था स्टेबल ना अनस्टेबल गवर्नमेंट का, और ऑपोजिशन के जुलूस जल्द से उन्होंने और परेशान कर दिया। ठीक है। सो दो रीजंस हैं जो आपका सवाल है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स कोरोना की वजह से चढ़ी और ख़राब हुई और प्राइसेस बढ़ गई, एक वो वजह है। दूसरा हमारी अपनी मिस हैंडलिंग है। जिस तरह एफबीआर ने एक्चुअल जिस प्राइस पे मैं प्लॉट ख़रीद सकता हूँ, अगर 3 लाख करोड़ रुपया कनाल में ख़रीद सकता हूँ, तो उसका कोई 4.5 करोड़ रुपया कनाल की एफबीआर ने उसकी प्राइस रखी है। सो इसका मतलब है मैं जिस प्राइस पे ख़रीद रहा हूँ उससे ज़्यादा डिक्लेयर कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट राइट। और फिर मुझे वाइट मनी भी उतना चाहिए। तो क्या होगा, ये पहला चीज़ हो गई जिस तरह कल से हुआ है कि चीज़ें खड़ी हो गई हैं। ठीक हो गया। जो आप कह रहे हैं जो रनिंग 15-20 दिन उसके बाद जुलूस निकलेंगे। रनिंग बिजनेस को इस तरह से डैमेज किया गया। नासिर गोंदल साहब, आपकी क्या राय है इस के ऊपर? आप लोगों ने तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी किया है और अभी रफ़ी भट्ट साहब भी ये कह रहे हैं कि मजीद जो है वो शुरू हो जाएगा प्रोटेस्ट, तो आप कैसे देखते हैं, क्यों हुआ ये? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। उसमें यह है कि ये जो अभी एफबीआर की तरफ से जो एक मैं समझता हूँ ये जानबूझ के, जैसे शेखानी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने स्टार्टिंग में बहुत कोशिश की कि रियल एस्टेट का शोबा जो है वो कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है ये ग्रो करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जानबूझ के एफबीआर की तरफ ये जो नोटिस दिया गया है, ये जानबूझ के उस रियल एस्टेट का जो शोबा था
जो थोड़ा बहुत चल पड़ा था उसको ब्रेक लगाने के लिए ये मैं समझता हूँ ये नोटिफिकेशन है बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपकी प्राइसेस जो प्लॉट की प्राइस है, एक्चुअल जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा जो है वो रेट टैक्स की तरफ जो है वो हम लेके आ गए। और होना तो ये चाहिए था बेसिकली इसका कोई मुतबादल तरीका बनाया जाता जिससे हम लोग जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि कोई भी जितनी भी इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एसोसिएशंस हैं, बिल्डर एसोसिएशन है, अगर उनको भी बिठा के और एक प्रॉपर लाया अमल तय किया जाता जो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए काबिल कबूल होता। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलिंग है, जो रियल एस्टेट में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं कि जिनके ऊपर प्लॉट जो प्राइस है उससे कम डिक्लेयर की जाती है, टैक्स कम दिया जाता है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो हुकूमत करेगी, चले इस शरह पे नहीं करेगी लेकिन कुछ ना कुछ तो सख्ती करनी पड़ेगी या नहीं? देखिए उसमें दो तरीकाकार हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो पहले जिस शरह के हिसाब से टैक्स दिया जा रहा था उसमें जो है एक और तरीका, जैसे अभी पहले था कि आप 4 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो और टैक्स है, 4 साल से पहले अगर प्रॉपर्टी आपने बनाए हुए थे वो बने हुए थे उसको भी मैं समझता हूँ कि अगर ख़त्म करके, जैसे आम रूटीन में हम लोग हर चीज़ परचेज करने के ऊपर टैक्स देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट में भी टैक्स की जो परसेंटेज है वो कम कर दी जाए। और लेकिन कोई बंदा जितनी बार प्लॉट की ट्रांजैक्शन करे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे, मैं समझता हूँ इस तरह टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। और सेकंड, आप इस वक्त टैक्स उन हाउसिंग प्रोजेक्ट से ले रहे हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस उन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो प्रॉपर लीगल है। जो गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि बहुत सारे बड़े शहरों में भी बहुत सारे गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो लाखों की तादाद में जिन लोगों ने प्लॉट सेल किए हैं उनकी ट्रांजैक्शन होती है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि उसका क्या करेंगे। शाह साहब, किस तरीके से देखते हैं आप ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनके गिले शिकवे मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी एब्रप्ट एक इंक्रीज है टैक्सेस की, ये जो इतने बड़े पैमाने पे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हुई है नई, आपको लगता है कि ये कोई वेल थॉट एक प्रोसेस के तहत हुई है या आप भी कंसिडर करते हैं कि ये एब्रप्ट एक इंक्रीज है? देखिए तंजीला, एक तो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, और जितने भी आप डेवलप्ड मुल्क भी देखते हैं उनमें बहुत बड़ा परसेंटेज होता है जीडीपी का जो रियल एस्टेट से जनरेट होता है। और हाउसिंग स्टार्ट्स अमेरिका में तो वो मॉनिटर करते हैं कि कितने हाउसिंग स्टार्ट्स हुए हैं और उसकी बेसिस पे वो अपनी इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करते हैं। सही। और पाकिस्तान में हाउसिंग का बहुत बड़ा बैकलॉग है क्योंकि हमारा एक गरीब मुल्क था और इसमें उस तरह की कैपिटल फॉर्मुलेशन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को और अपनी इनकम्स को, और हमारी रेमिटेंसेस की एक बहुत बड़ी सेगमेंट बन चुका है, तो रियल एस्टेट सेक्टर ने तो एक कलीदी रोल प्ले करना है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इसको तकरीबन हर हफ्ते रिव्यू करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, और उसमें बहुत से इश्यूज थे जो अभी शेखानी साहब भी बात कर रहे थे जो उन्होंने रिजॉल्व किए। और अनफॉर्चुनेटली अब एक 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो ये है कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स खासी डिसरप्ट हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी जो है, क्योंकि उसमें कर्ज़ों का, इंटरनेशनल कर्ज़ों का बहुत बड़ा बोझ है, तो उसकी वजह से आपकी डिवैल्यूएशन खासी हो चुकी है। मैं एक ब्रेक ले लूँ। ये जो आपने बात की है मैं पूछूंगी कि कैसे इसको अब क्या किया जाए। अब नोटिफिकेशन तो आ गया है, तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि ये चीज़ ज़रा बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि भट्ट साहब भी कह रहे हैं, शेखानी साहब भी, गोंदल साहब भी, कि ये सारा मामला तो ठप हो जाएगा। आज हमने रिकॉर्ड मंदी देखी है स्टॉक एक्सचेंज में, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट इस तरह के डिसीजंस का आना शुरू हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो हमारे साथ रही। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, जो शाह साहब कह रहे हैं कि तरीक़ाकार में बहुत ज़्यादा तज़ाद है, क्या जो टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी है, ज़ाहिर है, और टैक्स कलेक्शन हुकूमत का काम है, आपको लगता है कि
खान साहब जो हैं वो रिव्यू तो करते हैं, अहमियत भी रियल इस्टेट की शाह साहब ने बड़े तफसील से बयान की है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन ना होने का गिला है वो बहुत सारे और इंडस्ट्री जो है वो भी करती है। तो आपको भी लगता है कि इस मामले में भी इग्नोर किया जाता है जो रियल इस्टेट होल्डर्स हैं सारे मामले के? देखें, इसमें मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह हुआ होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ा के देने के लिए एफबीआर ने ये स्टेप उठाया, ब्यूरोक्रेटिक स्टेप उठाया, विदाउट रियलाइजिंग कि बिज़नेस कैसे इफेक्ट होगा और कितना ख़राब होगा, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को बिज़नेस की समझ कम ही होती है। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये बग़ैर सोचे कि रियल इस्टेट कितना इफेक्ट होगा, जो हम सब इफेक्ट हुए हैं, इन्होंने दूसरी तरफ देखा कि इस चीज़ के साथ हमारा इतने बिलियन टैक्स बढ़ जाएगा। भी टैक्स तो तब बढ़ेगा अगर रियल इस्टेट चल रही होगी, टैक्स तब बढ़ेगा अगर सेल और परचेज हो रही होगी। अगर सेक्टर ही बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो फिर टैक्स, हाई टैक्स तो होगा वो जो कर रहा होगा काम, बट काम 20% रह जाएंगे लोग जो कर सकेंगे। सही। सो मेरा ख्याल है हमें ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं देखना चाहिए, एंटरप्रेन्योरल तरीके से इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए और चीज़ों को चलाए। बिकॉज कोरोना टाइम भी आया हुआ है, 2.25 साल हो गए हम कोरोना में हैं, आगे पता नहीं ये 4th वेव क्या करती है। सो मेरा अपील यही है कि प्लीज़ इसको प्रोफेशनल बिजनेस सेंस के साथ देखें कि इकॉनमी बढ़े, लोग भी प्रॉफिटेबल रहें और गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स मिले। सो दिस इज हाउ इट शुड बी सीन, बट होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। डिसीजंस गवर्नमेंट की ऑफ द डे, इसके अलावा पुरानी गवर्नमेंट्स की भी मैंने डिसीजंस जब देखी हैं तो हमेशा उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के साथ डिसीजन होती है, वो जो चीज़ चल रही होती है वो खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद 2-4 साल बाद यही गवर्नमेंट रो रही होती है कि इसको चलाएं, दोबारा मुरादें दें, वो मुश्किल हो जाता है काम। एक चीज़ चलती को तो नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक तरफ को आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है। शेखानी साहब, आप तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ तो खैर आप वैसे ही एहतजाज पहले से ही कर रहे हैं, तो मरकजी हुकूमत में जो इस तरह के फैसले हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो टेक्निकल इनपुट होना चाहिए वो नहीं है? क्योंकि टीम तो कई बार बदली, एफबीआर में हमने देखा कि हुकूमत ने कोशिश तो की कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लेके आए, बट उस तरह से चला कोई नहीं, नाम भी कोई नहीं चला, काम भी नहीं चला। तो आपको क्या लगता है, आप एग्री करते हैं कि ऐसे ही हुआ है जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसी चीजें होती रहती है। जब आप स्टेक होल्डर को सबको नहीं बुलाएंगे और उनकी बात को भी नहीं सुनेंगे, बात जगहों पे हमने कहा था एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, आप इंपोर्ट की थोड़ी परमिशन दे, लोकल चीजों के साथ प्राइस को मैच करने के लिए इतना प्रॉफिट ना हो, सीमेंट सेक्टर का इतना बड़ा प्रॉफिट होता है, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम बैठ के बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से मैं समझता हूँ कि इतना कोई रिस्पांस नहीं आता। कि हम टैक्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे टारगेट इतने हैं, लेकिन अगर टारगेट्स तो जब ही होंगे जब कारोबार चलेगा, जब ये प्रोजेक्ट आगे बनेंगे तो आपके टारगेट्स अचीव होंगे। अगर आप कोई ऐसी चीजें करेंगे जिससे काम ही नहीं होगा तो टारगेट्स वैसे ही कहाँ आएंगे? शेखानी साहब, तो एक परसेप्शन भी है, मैं अपने देखने वालों की क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री है, जो ऑनर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद उतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद टैक्स में भी बहुत डंडी मारी जाती है। तो आपको लगता है कि ये परसेप्शन दुरुस्त है और एफबीआर शायद थोड़ी सी एम्बिशियस हो गई कि नहीं, टैक्स नेट भी ज़रा एक्सपेंड करे और टैक्स भी आप लोगों से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए? मैं एग्री नहीं करता इससे। मैं तो कहता हूँ कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। हमने सिस्टम ही करप्ट रखा हुआ है। मैं अगर बहुत ज्यादा टैक्स देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकता और मुझे ये कहा जाएगा कि जो और चीजें देनी है वो जरूरी है। तो ये सारा एक सिस्टम है। जब तक आप डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे कंप्लीट, आप लोगों पे डिपेंड करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, लोगों का रिस्पॉन्स बीच में खत्म होना चाहिए। कोई नोटिस दे के आपको ना बुलाए, वो सिस्टम आपका मूव करना चाहिए। अगर मैं वो टैक्स नहीं दे रहा तो वो टैक्स में खुद ब खुद आइडेंटिफाई होना चाहिए, ना कि मैं किसी के पास जाके बैठूं और वो कोई बार्गेन करे और वो चीजें हों। हमें सिस्टम को बहुत बेहतर करने की जरूरत है और प्राइम मिनिस्टर का विजन यही है कि मैं डिजिटलाइजेशन करूं, तभी चीजें बेहतर होंगी, उसके बगैर होंगी नहीं। लेकिन हम 2 साल हो गए, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं, कुछ नहीं हुई।
लेकिन कंप्लीट डिजिटलाइजेशन करना भी नहीं चाह रहे बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आती है। कभी फ्रंट डेस्क डिजिटलाइज हो जाता है, बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता, बैक एंड पे जाते हैं तो वही चीजें नजर आती हैं। तो इसको जरा डायरेक्टली बैठना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को और एक ऐसी मीटिंग करनी पड़ेगी जो इश्यूज आ रहे हैं उन स्टेक होल्डर को और उन इदारों को बिठा के 1 to 1 बात करनी पड़ेगी। ठीक है गोंदल साहब, जो इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से भी एक बात आई कि उनको एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए ये काम ठीक है, एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होने में कोई इशू नहीं है, कोई बंदा टैक्स देने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन असल इशू ये है कि मामलात को प्रॉपर उस तरीके से चलाया नहीं जा रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मिसाल के तौर पे 5 लाख प्लॉट्स की ट्रांजैक्शन हो रही है और 5 लाख में से 2.5 लाख जो प्लॉट्स हैं वो लीगल हैं, उसमें आपको टैक्स आ रहा है, जो बाकी 2.5 लाख लीगल नहीं है, जिनका आपके पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको टैक्स नेटवर्क के अंदर लेके आए। और इसके अलावा जो इस वक्त रियल स्टेट में भी मार्केटिंग कंपनियों का भी अलमिया है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट जो है वो रियल स्टेट एडवाइज़र मार्केटिंग कंपनियां मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रही हैं, और जिनमें सिर्फ 22,000 लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफ इनका भी फॉल्ट आता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से बगैर सोचे समझे जो है वो नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया जाता है, उसकी वजह से अब स्टार्टिंग में देखे जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और स्टार्टिंग में एफबीआर चेयरमैन जो थे उन्होंने एक बार फुल टाइम एक पैनिक क्रिएट की कि जी हम लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, टैक्स दें, ये करें वो करें। उससे क्या हुआ कि जो लोग रियल स्टेट के इन्वेस्टर थे, जो लोग बिल्डर थे, उन्होंने फ़ौरन से पहले अपनी प्रॉपर्टी में से इन्वेस्टमेंट निकाली और कैश की शक्ल में उन्होंने अपने लॉकर में रख ली, घर के अंदर रख ली। तो एक बार पूरी तरह जो है वो डैमेज करने के बाद फिर साथ ही खान साहब ने जो है वो कंस्ट्रक्शन के शोबे में एमनेस्टी स्कीम लेके आ गए, फिर नए सिरे से लोगों के मिन्नतें करना शुरू कर दी कि जी आप अब इन्वेस्टमेंट करें, आपकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी हो जाएगी। लेकिन जब लोगों ने फिर कंस्ट्रक्शन के शोबे में लोग आए, ये ग्रो करना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन का शोबा, रियल स्टेट का शोबा जब ग्रो करना शुरू हो गया, तो तब ये बगैर सोचे समझे, जैसे अभी रफी ठीक साहब है, ये जो बगैर सोचे समझे वाला एस्पेक्ट है शाह साहब, इस हुकूमत से सबको ये गिला है, अपोजिशन को है, इत्तेहादियों को ये गिला है, कंसल्ट नहीं करते, इंडस्ट्री को गिला है, कंसल्ट नहीं करते, टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, एनजीओज कहती हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले कहते हैं। तो आप क्योंकि जाहिर है इस निज़ाम को इनसाइड आउट सब जानते हैं, तो क्या मुसीबत है, ये ऐसे फैसले कैसे हो जाते हैं? जाहिर है ये इतना अहम एक नोटिफिकेशन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, और फिर आम आदमी भी ज़ाहिर इससे मुतासर हो रहा है, जिसने चलें वो सस्ता घर स्कीम में ना भी हो, लेकिन लोग फिर भी उनकी ख्वाहिश, तो हमारे पाकिस्तान में तो खैर हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश ही होती है कि आपका अपना घर हो, तो इससे तो आम आदमी भी डायरेक्टली मुतासर होता है। तो क्यों कंसल्टेशन नहीं है, क्यों वो जो टेक्निकल इनपुट होनी चाहिए वो क्यों नहीं लेती हुकूमत? आई थिंक जितनी कंसल्टेशन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की रियल एस्टेट सेक्टर से है, मेरे ख्याल इनकी हिस्ट्री में कभी इतनी कंसल्टेशन नहीं हुई। और इस कंसल्टेशन में पूरे फेडरल गवर्नमेंट के और बहुत से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स भी शामिल होते हैं, और एफबीआर भी वहाँ मीटिंग्स में बाकायदा बैठी होती है। अभी तक ये जो इशू है टैक्सेशन का, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे ये उस तरीके से रेज हुआ है जिस तरीके से इस प्रोग्राम पे सजेशंस आ रही हैं कि क्या तरीक़ेकार किया जाए, कैसे उसे आसान बनाया जाए, कैसे उसे वायबल किया जाए, कैसे इलीगल जो हैं उनको लीगल किया जाए। ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये होंगी, और ये कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी रहेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडस्ट्री जो है इसको भी मॉडर्नाइज करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और मसलन एक इनकी रीट्स का निज़ाम आया था जो बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम था, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं चला सकी उसको अभी तक, और उस तरीके से रीट्स नहीं उठे जिस तरीके से उम्मीद थी कि उठेंगे। हत्ता कि ये रीट्स 2006 में जब मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ओहदे पे था, उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था कि इन्वेस्टमेंट आए रियल एस्टेट में, आम आदमी की भी इन्वेस्टमेंट आए। सो आई थिंक दोनों साइडों से बहुत काम करने की ज़रूरत है।
हमारे पास इस वक्त बड़ा वाइब्रेंट रियल एस्टेट सेक्टर है और बड़ी अफसोसनाक बात होगी अगर उसमें ये कारोबार रुक जाए। और ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है ये मेरा ख्याल है कि और इंटेंसिव होगा। अब ये जो आ गया नोटिफिकेशन, मुझे थोड़ा सा वो टेक्निकल भी बता देंगे। अब ये जो आ गया नोटिफिकेशन, अब इसका क्या है? कि फिर वही होगा कि सड़कों पे जाएंगे तो फिर इसको रिकंसिडर किया जाएगा, या हुकूमत के अंदर से भी कोई सेन वॉइस उठेगी, कहेगी भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, एकदम से जो है वो 70-70 हज़ार का टैक्स अगर बढ़ जाएगा एक प्रॉपर्टी के ऊपर और 1 लाख से ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा तो कोई क्या करेगा? नहीं, आई थिंक ये आबाद एंड दूसरे जितने भी रियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये बड़े इन्फॉर्म्ड लोग हैं और ये देंगे सजेशंस डेफिनेटली इनकी आएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है एफबीआर में प्राइम मिनिस्टर जो करा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। हर काम जो है वो ऑनलाइन हो सकेगा और मेरे ख्याल में आप जितना भी सिंप्लीफाई करेंगे उतना इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है। और अच्छा, ये अगर पूरी जी एक ब्रेक ले लेती हूँ जी, मैं ब्रेक ले लूँ शाह साहब, फिर वापस आते हैं जी। जो डॉलर की उड़ान है कुछ वो भी अपने मेहमानों से पूछते हैं। बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और ये जो हमारी मईशत है अब कभी लगता है कि अपने पाँव पे खड़ी होने लगी है, हुकूमत दावे करती है, फिर उसके बाद अचानक से सारा कुछ ही नोज डाइव हमें जाता हुआ नज़र आता है। अब हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जी कि जो लग्जूरियस किस्म के अयाशी की जो चीज़ें हैं, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ज़िंदगी से अलग, उनकी दरामदात जो है वो कम करनी चाहिए। कैसे कम करेंगे? ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। चले, इंडस्ट्री की बात तो हमने कर ली और अब इस पे प्रोटेस्ट भी अनाउंस हुए हुए हैं। जो रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े जितने लोग हैं वो अब इस चीज़ को शाह साहब कह रहे हैं टेकअप करेंगे, लेकिन शेखानी साहब जो ओवरऑल इकॉनमी है जाहिर है वो भी इस तरह के सिनेरियोज को ड्राइव कर रही होती है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? डॉलर अपनी रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है, आज हमने एक रिकॉर्ड मंदी देखी है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डॉलर को कहीं ना कहीं कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं आपका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जा रहा है तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाती है और अगर 10% 9% के ऊपर जाता है तो फिर तो फिजिबल ही नहीं होते प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी लाइन डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है। देखे ना, आपकी इकोनॉमी जब 7% पे आप ले आए, 6.5% पे लाए तो चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हुई। डॉलर आपका कांस्टेंट था, आपने कहा यहाँ फिक्स रहेगा, तो वो सारी चीजें आपको पता होता है फ्यूचर क्या है, प्राइस क्या है। अचानक इतना बड़े चेंज आएंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 70% बढ़ जाएगी और बाकी इदारे भी इसी तरह अचानक रेट ऑफ प्लॉट्स बढ़ा देंगे या चीजें बढ़ती जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं कांस्टेंट चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए और जो पॉलिसीज हैं नजर आनी चाहिए कि हाँ जो डेफिसिट है इतना बड़ा बढ़ जाएगा तो फिर किस तरीके से होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंस बढ़ने के बावजूद भी हमारा डेफिसिट बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी, लोगों को यकीन नहीं होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्तियाज रफी भट्ट साहब आप किस तरीके से देखते हैं जो हम इस वक्त इकोनॉमिक देख रहे सिचुएशन? आपके ख्याल में हुकूमत दावे तो कर रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, सलमान शाह साहब ने जो बात की है 100% ठीक बात की है कि इस गवर्नमेंट ने 3 साल से बहुत मेहनत की और इनकी नीयत भी बहुत क्लीन थी, क्लियर थी कि रियल एस्टेट मूव हो। सो मैं ये समझता हूँ 3 साल ये गवर्नमेंट लगी रही है कि रियल एस्टेट चले और उसमें इन्होंने बड़ी मुरादें दी, लाहौर की डेवलपमेंट, वर्टिकल डेवलपमेंट को रिलैक्सेशंस दी, बहुत कुछ किया। बट ये जो आया है एफबीआर से, ये एक मैं समझूंगा रेंच है इन द मशीन टू डिस्टर्ब एवरीथिंग।
ये होना नहीं चाहिए था। अभी रियल एस्टेट को जाना चाहिए था आगे और फिर जाके कुछ होता, बिकॉज इसमें तो डेवलपर इस महंगाई में क्या फोरकास्ट कर सकता है 3 साल के बारे अपनी प्राइस क्या डालेगा बीच में, बड़ा मुश्किल होगा। जी ठीक है, आप क्या कहते हैं गोंदल साहब, आपको मेरे ख्याल में जो छोटी सनतें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, और जो सनतें चल रही है हमारे, जो शोबे चल रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा करना चाहिए कि वो रुके नहीं। और ये सारी चीज़ें जब चलती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकानमी जो है वो ठीक होगी। और जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे पूरी दुनिया में ही एक पैनिक है, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करना शुरू किया है। लेकिन यहाँ अलमिया वही बात आ जाती है कि जो शोबा चल रहा है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है शाह साहब, दो चीज़ें मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से एक टेक अवे हो सकती हैं। एक तो शायद कहीं पे एक जो ओवरऑल प्लानिंग होनी चाहिए, जो आपके जो बड़ी पिक्चर है उसमें चीज़ों की डायरेक्शन सेट करती है और फिर उसका असर देखती है अपने छोटे फैसलों पे। वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रही, हमारे निज़ाम में कि एक वजारत है, उसके बहुत सारे इदारे हैं, वजारत कुछ और कर रही है, उसके मातहत इदारा कुछ और कर रहा है। आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन का भी एक जो मसला है वो भी इफेक्ट करता है हुकूमत की ओवरऑल परफॉर्मेंस को? और उसके बाद फिर मैं आपसे डॉलर के बारे में पूछूंगी। ये एक तो तंजीला मैंने जरा जाना है, इसलिए मैं जरा जल्दी बात करूंगा। जी जी। एक तो ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो महकमे होते हैं वो एक अपने साइलोस में काम करते हैं और वो इतनी ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं करते जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर एक किस्म का वन विंडो ऑपरेशन चाहता है ना, उसके आगे अगर 15 खिड़कियां खुली होंगी तो वो फिर हर खिड़की में फिर घूमता फिरता रहेगा और अपना काम नहीं करेगा। सो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है कि हम बहुत मुश्किल टाइम में हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आप समझ सकते हैं कि आईसीयू में है, और उसकी वजह से आपके पास एक आईएमएफ प्रोग्राम जो सस्पेंडेड है आप उसको दोबारा से चालू करना चाह रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम बहाल करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा। अगर हम नहीं होंगे तो हमारी ये जितनी तजारत है, जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितनी इंटरनेशनल हमें सपोर्ट मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, मोहसिन शेखानी साहब और नासिर गोंदल साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। हमने आज गुफ्तगू की कुछ इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ, क्योंकि खान साहब कहते हैं एक आम आदमी का हक है कि उसके पास अपना घर हो, और सस्ता घर स्कीम को बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट होता हुआ भी देखते हैं पीटीआई के तमाम प्लेटफॉर्म से। और खान साहब जो हैं वो रियल इस्टेट के ऊपर एम्फसाइज़ भी बहुत करते हैं। लेकिन जो इस तरह के नोटिफिकेशंस हैं, अगर आप ओवर टैक्सेशन भी कोई एक अच्छी रेमेडी नहीं होती, लेकिन अगर आप इस तरह के सेक्टर को जो चल रहा है, जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ से आप का जो कैश फ्लो है जनरेट हो रहा है, अगर आप उसको ओवर टैक्सेशन करेंगे, एब्रप्ट रेट्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू एब्रप्टली बढ़ा देंगे, तो ये सारा का सारा सेक्टर से डैमेज हुआ है और उसके हम अब असरात भी देख रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब हुकूमत एफबीआर के इस फैसले को किस तरीके से जस्टिफाई करती है, करेक्ट करती है, वापस लेती है, या इसके ऊपर ही कायम रहती है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।